भारत योग है, संयोग है, मान है, सम्मान है, आंधियों का शोर है, हम पे किसका जोर है। भ्रष्ट ना होने दे तंत्र, ये हमारा फर्ज है। सशक्त भारत की धरा पर हम सभी सतर्क हैं, हम सभी सतर्क हैं। सतर्क भारत, सशक्त भारत, सतर्क भारत, सशक्त भारत। हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। This year theme, Culture of Integrity for Nation's Prosperity, resonates deeply with our values and goals. Our organization is committed to upholding the highest standard of integrity. It means standing firm in your principles, being accountable for your actions, and living a life of honesty and transparency. Without integrity, our system fails, trust breaks down, and the very fabric of our organization weakens. The aim of this program is to sensitize employees, vendors, and stakeholders about the importance of vigilance and its role work in transparent and impartial manner. We believe that vigilance is not just a regulatory requirement, but an essential component of our organization culture. Many surprise inspections and checks are being carried out to ensure the proper functioning of various departments. भारतीय किसानों के सेवक सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने कार्यक्रमों के प्रत्येक क्षेत्र में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। हम यह प्रतिज्ञा भी करते हैं कि हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से भ्रष्टाचार उन्मूलन करने के लिए निर्बाध रूप से कार्य करेंगे। अपने संगठन के विकास और प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहते हुए कार्य करेंगे। अपने सामूहिक प्रयासों द्वारा अपने संगठन को गौरवशाली बनाएंगे तथा अपने देशवासियों को सिद्धांतों पर आधारित सेवा प्रदान करेंगे। अपने कर्तव्य का पालन पूर्ण ईमानदारी से करेंगे और भय अथवा पक्षपात के बिना कार्य करेंगे। और मेरा सतर्कता के बारे में, बिजनेस के बारे में बहुत डिफरेंट आइडियाज रहे हैं और हमने एकता में सदैव एक वो कल्चर बनाने की कोशिश की है जो कि लोग अपने आप अपना ध्यान रखें और अपना काम सुचारू रूप से करें, उसके लिए हरदम प्रयास किया है। ये देखिए तो हम पिछले 75 वर्षों में ये दुनिया के इतिहास देखें और अपने यहाँ का भी इतिहास देखें
तो बहुत से चेंजेस हुए हैं दुनिया भर में। कभी हम राइट विंग की तरफ गए, कभी हम लेफ्ट विंग की तरफ गए, कभी हम फिर से राइट विंग में आ गए। तो लगातार दुनिया में चेंजेस होते रहते हैं। आज यदि हम शुरू से देखें तो पहले माओ का लॉन्ग मार्च शुरू हुआ, स्टालिन ने किया है कम्युनिज्म रशिया में जार को हटाने के लिए, गांधी जी का आंदोलन यहाँ हिंदुस्तान में हुआ, अहिंसा के आंदोलन से हम अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। और अब आप देखें तो अब दुनिया में फिर से लोग जो पहले था कि वर्ल्ड इज ए स्मॉल विलेज एंड होल वर्ल्ड इज ए स्मॉल विलेज, अब वो छोटा होने लगा है। राइट विंगर्स आने लगे हैं, जो लोग लगातार अपनी सोच को और अपने काम करने के तरीकों को छोटा करते जा रहे हैं। लेटेस्ट एग्जाम्पल अमेरिका में ट्रम्प की विन है। ट्रम्प ने कहा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो सडनली वहां पर जो कि था कि अमेरिका इज ए प्रॉमिस्ड लैंड, इमिग्रेशन होता था, इमिग्रेशन हुआ, लोगों ने जितने इमिग्रेंट आते हैं वो ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं, वे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, वो ज़्यादा घंटों तक काम करते हैं। जो वहाँ के रहने वाले हैं वो जितनी फैसिलिटी ले सकते हैं उनकी फैसिलिटी लेने का प्रयास करते हैं, तो एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो जो लोग वहाँ रह रहे हैं शुरू से वो समझते हैं कि उनके जॉब्स को वो लोग ले रहे हैं, पर जॉब्स के कारण उनके यहाँ जो वैल्यू क्रिएशन हुई जाते हैं कहीं भी दुनिया में। जब भी माइग्रेंट आए, जैसे माइग्रेंट आए जो एज ए रूलर आए, जहाँ से आए, चाहे वो आए हो, चाहे वो मुस्लिम्स आए हो, चाहे बाबर आए हो, चाहे वो जो भी लोग आए उन्होंने, चाहे ईरानियंस आए हो, तो उन्होंने कुछ न कुछ कल्चरल दिया, कल्चरली चेंज किया और लगातार वो चेंज आता रहा। फिर जब उन्होंने इंडिपेंडेंस दी तो हमने उसी सिस्टम को फॉलो करते हुए उस सिस्टम को आगे बढ़ाया अपने हिसाब से। तो उस तरह की जो चीजें शुरू हो गई हैं दुनिया भर में, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो आज हर जगह अवेलेबल, उस एडवांसमेंट में कमी आएगी। वहीं पर हमको इसको में जब तक हम टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर नहीं होते, हम दूसरे पर डिपेंड करते रहेंगे, तो हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और फर्टिलाइजर के क्षेत्र में जो हमारा स्पेशली जो हमारी कोर वैल्यू है कि हमारे किसान जो है हमारे मेंबर हैं, उनके बारे में हम कैसे उनको संपन्न बना पाएंगे। तो एक हर देश के सामने एक क्वेश्चन मार्क होने वाला है और हर जनरेशन के सामने एक क्वेश्चन मार्क होने वाला है। और स्पेशली आप जो यंग जनरेशन है उनके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा कि हम किस तरीके से अपनी जो हमारा रहन सहन है उसको हम बना के रख सकते। जब अमेरिका ऑयल की वो लगातार कह रहे हैं ड्रिल 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 मीन्स व्हाट, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में, तो दैट मीन्स ही इज गोइंग टू बी आउट ऑफ द एनवायरमेंटल इशू। तो एनवायरमेंटल इशू हमें फेस करने होंगे। उनके एनवायरमेंटल इशू 20 साल 25 साल बाद आएंगे। तो कोल्ड कंट्री है, तो हम ट्रॉपिकल कंट्री हैं, तो हमारे एनवायरमेंटल इशू पहले आएंगे। और हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, आधी 52% पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पे आधारित है। और लगातार और एक चीज और होगी जो आज हम फर्टिलाइजर पे समझ रहे हैं कि हम लगातार सब्सिडी दे सकते हैं, गवर्नमेंट लगातार सब्सिडी दे सकती है। लगातार प्राइसेस बढ़ेंगे जब तक जो अपनी यहाँ की जो हमने अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप की है उस टेक्नोलॉजी को जब तक हम अपने यहाँ पर जगह नहीं देते। वही मेरा एक कहना है कि हम जब बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस को एक एस्पेक्ट नहीं है, हम हर बिजनेस को खाली एक एस्पेक्ट से देखते हैं।
लेकिन बिजनेस जो कंप्लीट है, आप अपनी हेल्थ कैसे रखते हैं वो आपको विजिट करना है, आपको ध्यान देना है। अपने आप को कैसे आप तैयार करते हैं ऑफिस में आकर के, आप या घर में जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसमें आप कैसे ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करते हैं, वो अपने आप तैयार करते हैं, वो भी एक बिजनेस का हिस्सा है। आप प्लान में कैसे जाते हैं और कैसे अपने काम का ध्यान रखते हैं, वो भी एक बिजनेस का हिस्सा है। आप कोई भी काम करते हैं तो किसी भी काम करने में आप कैसे उस काम को ज्यादा एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं, ज्यादा उसको उस तरीके से कर सकते हैं जैसे उससे कॉस्ट ज्यादा ना लगे, वो एक अपना आपका अपना तरीका है। तो जस्ट बिकॉज somebody is going to pay for it, it doesn't mean we should be neglected about it or we should not care about it. कोई भी पैसा दे रहा है, कोई कहीं पैसा खर्च हो रहा है, जरूरी नहीं कि आपका आपकी जेब से निकल रहा हो, लेकिन एक न एक तरीके से आपकी जेब से निकल रहा है। हम समझते हैं ये पैसा गवर्नमेंट ने दे दिया, तो गवर्नमेंट पैसा कहां से देगी? आपके नोट ज्यादा प्रिंट करेगी, इन्फ्लेशन क्रिएट करेगी, आपके जेब में जो पैसा वो इनडायरेक्ट तरीके से चला जाएगा और आप समझते हैं कि आपके हाथ से नहीं गया, आपको गवर्नमेंट ने दे दिया। यहीं पर हमको जब तक हम इससे जितना सेंट्रलाइजेशन होगा, जितना भी सेंट्रलाइजेशन होगा उतना इनोवेशन कम होगा। और डिसेंट्रलाइजेशन, इसलिए इनको में लगातार हमने ये कोशिश की कि हम जितना डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हो उतना डिसेंट्रलाइजेशन करें। जितना भी हम डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, लोगों को एम्पावर कर सकते हैं, उतना हम लोगों को एम्पावर करने का प्रयास करें। पर वो एक जगह पर रुकना नहीं चाहिए। यदि आपको कोई पावर मिली है, उस पावर को आप कैसे फर्दर देते हो, कैसे उस पावर को आप डिसेंट्रलाइजेशन करते हो अपने से, वो एक इम्पोर्टेंट टूल है। और जहां पर हम वो इम्पोर्टेंट टूल पर रुक जाते हैं, वहीं पर एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। और इन कॉन्फ्लिक्ट को जब तक हम अवॉइड कर सकते हैं, हम इफको कम से कम हम जहां अपने यहाँ काम कर रहे हैं, तो हमें अपने काम करने के तरीके को ऐसा करना चाहिए कि हम उस काम में जितने भी उस तरीके की पारदर्शिता लाएं कि जो पारदर्शिता हमें एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में लगातार वृद्धि होती रहे, लगातार प्रॉफिट होता रहे, लगातार लोगों की सुविधाएं मिलती रहे, उस दिशा में काम करें। और ये जरूरी नहीं है कि हमें जो आज मिल रहा है वो कल तक मिलेगा। वो तभी तक संभव है कि हम लोग अपने तरीके से काम करने के तरीके से वो प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर पाते हैं। इवन इन्फ्लेशनरी प्रेशर के बाद भी वो प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर पाते हैं। तभी तक हम लोगों के पास ये संभव होगा कि ग्रांट की एफिशिएंसी हम मेंटेन कर पाते हैं, ग्रांट की सेफ्टी और सिक्योरिटी हम मेंटेन कर पाते हैं, ऑफिस का डेकोरम हम मेंटेन कर पाते हैं। कोई प्रोग्राम आए, उस प्रोग्राम को किस तरीके से हम कम से कम कॉस्ट में कर सकते हैं, उसके बारे में हम प्रयास करते रह सकते हैं। जब तक इन सब चीजों को अपने ध्यान में रखेंगे, मेरा पूरा विश्वास है कि हम इस संस्था को आगे लेते हुए आगे जाएंगे। और उसके साथ ही साथ अपना भी ध्यान रखना जरूरी है, अपने घर का भी ध्यान रखना जरूरी है। आप घर में शांति है, घर में परिवार में शांति है, उसका भी ध्यान रखना जरूरी है। तो एक 24 आवर्स सिस्टम है, उस 24 आवर्स सिस्टम को हम किस तरीके से बहुत अच्छी तरह मेंटेन कर सकते हैं, वही हमारी अल्टीमेट सक्सेस की निशानी होगी। इन्हीं शब्दों से मैं एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें सुना, और विजिलेंस डिपार्टमेंट को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने, हालांकि अभी पूजा कोहली जी ने अभी पहली बार आपकी मीटिंग हुई है, बहुत अच्छी तरह से आपने ऑर्गेनाइज किया है। आपको बधाई और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
and to be awake is to be aware, and to be aware is to be alive. Let us take this opportunity to reaffirm our commitment to building a culture of vigilance and integrity. Let us work together for a brighter and more prosperous future, one that we can all be proud of. Let us commit ourselves to uphold these values in our personal and professional lives, as told by MD Sir, ensuring that the legacy we leave for the future generations is one of the honesty, fairness, and unwavering integrity. Thank you. आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, सतर्क नागरिक धर्म निभाएं, राष्ट्र प्रगति में भागी बनकर इसे भ्रष्टाचार विमुक्त बनाएं। नमस्कार, आज की प्रातः बेला में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। परम आदरणीय श्री अनुराग सक्सेना सर, श्री के मोहन राव सर, श्री के आर एन मूर्ति सर, श्री ए एन ओझा सर, श्री बी के मिश्रा सर, श्री बी एन टूडू सर, श्री एस के मिश्रा सर, श्री घोष साहब और हमारे सतर्कता विभाग के प्रमुख श्री राकेश पांडे सर, सभी सम्मानित कॉन्ट्रैक्टर बंधुओं, मैं आप सभी का आज स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज सतर्कता जागरूकता अभियान के तहत हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और इसी उपलक्ष्य में ये आप लोगों के अवेयरनेस का एक प्रोग्राम रखा गया है। अब मैं श्री राकेश पांडे सर से अनुरोध करता हूँ कि कृपया मंच पर आएं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कृपा करें। धन्यवाद मिश्रा जी। खो जाए सब कुछ, खो जाए सब कुछ तो भी संभल जाएंगे, खो जाए सब कुछ तो भी संभल जाएंगे, पर ईमान गया तो खुद को कैसे बचाएंगे। नमस्कार, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, यहाँ आए सभी सम्मानित अधिकारीगण और मेरे प्रिय कॉन्ट्रैक्टर साथियों, इस वर्ष हम लोग विजिलेंस अवेयरनेस ड्राइव 11-12 नवंबर को अपने परिसर में मना रहे हैं। आज हम लोग यहाँ जो एकत्रित हुए हैं ये उसी का एक हिस्सा है। साथियों, हमारा उद्देश्य एक ऐसा कार्यक्षेत्र बनाना है जहाँ हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निष्ठा और ईमानदारी से निभाए। विजिलेंस अवेयरनेस ड्राइव का हिस्सा बनकर आप हमारे इस प्रयास को सशक्त कर सकते हैं। विजिलेंस का अर्थ सिर्फ भ्रष्टाचार को रोकना नहीं है, बल्कि एक ऐसा रास्ता है जो हमें नैतिकता, पारदर्शिता और कर्तव्य निष्ठा की ओर लेकर जाता है। एक कॉन्ट्रैक्टर के रूप में आप सभी पे ये जिम्मेदारी है कि अपने कार्यों में ईमानदारी का पालन करें और किसी भी प्रकार की गलत गतिविधि को बढ़ावा न दें। विजिलेंस का पहला कदम है कि हम सभी को अपने कार्यक्षेत्र में होने वाली हर गतिविधि की जानकारी होनी चाहिए और किसी भी तरह की गलत गतिविधि को तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। हमें विश्वास है कि आप सभी पूरी ईमानदारी से इस ड्राइव में शामिल होकर अपने कार्यों में पारदर्शिता और निष्पक्षता को प्राथमिकता देंगे। साथियों, आप लोगों का कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान होता है और इस योगदान को मजबूत बनाने के लिए आप सबका सहयोग आवश्यक है। इस अभियान में भाग लें, अपनी टीम के साथ एकजुट होकर काम करें और किसी भी अनियमित गतिविधि की तुरंत जानकारी दें। आपकी सतर्कता से ही हम एक मजबूत और निष्पक्ष कंपनी का निर्माण कर सकते हैं। हमारा यह प्रयास रहेगा कि हर कॉन्ट्रैक्टर और कर्मचारी ईमानदारी से अपना कार्य करे, किसी भी प्रकार की अनियमितता को बढ़ावा न दे। इफ़को कंपनी की सफलता और प्रतिष्ठा हमारे नैतिक आचरण और कड़ी मेहनत पर निर्भर करती है। विजिलेंस अवेयरनेस ड्राइव का उद्देश्य केवल कंपनी को भ्रष्टाचार मुक्त करना नहीं है, बल्कि सभी कॉन्ट्रैक्टर और कर्मचारियों को एक ऐसा माहौल प्रदान करना है जिसमें वह गर्व से काम कर सके। इसलिए हम आप सभी से फिर से निवेदन करते हैं कि इस अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दें और भ्रष्टाचार को खत्म करने में सहायक बने और एक ऐसा माहौल बनाएं जिस पर हर किसी को गर्व हो सके। आइए हम सब मिलकर इस अभियान को सफल बनाएं और अपने संगठन को बेहतर भविष्य की ओर ले जाएं। धन्यवाद। अब मैं अपने परचेज हेड श्री अनुराग सक्सेना सर को ये मंच देता हूँ। ये थोड़ा आपको 2 शब्द कहेंगे, उसके बाद हम लोग का इंटरेक्शन सेक्शन होगा। आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी क्वेरीज हैं, आप पूछिए। हमारे डेस्क पे बैठे हुए हमारे अधिकारीगण उसका उत्तर देंगे। धन्यवाद।
मंच पे आसीन सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और हमारे कॉन्ट्रैक्टर भाइयों, जैसा कि आपको सबको ज्ञात है कि ये इफ़को तो एक कृषकों की, किसानों की, फार्मर्स की संस्था है। हम लोग यहाँ पर जो भी काम करते हैं उसका फ़ायदा अल्टीमेटली किसानों को जाता है। किसानों को अपनी खेती में बढ़ावा देने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो हम यहाँ से पूरी करते हैं। तो इसमें इफ़को का कोई भी उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है और ये एक काम करने का एक संस्था है। सब लोग मिलजुल करके काम करेंगे। इफ़को के अपने कुछ लोग काम करते हैं और कुछ काम जो इफ़को नहीं कर पाती है वो हमारे कॉन्ट्रैक्टर बंधु की मदद से करवाते हैं हम लोग। तो हम लोगों को अपने कार्यकलापों में एक ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। तो हम लोगों का विजिलेंस का आगे ड्राइव बनाने का यही उद्देश्य है कि सब लोग अपने अपने कामों के बारे में अलर्ट रहें। किसी भी तरह की कोई भी अनियमितता होती है तो उसकी जानकारी अधिकारियों के सामने लेके आए तो उसका निराकार होगा और साथ में खुद भी किसी भी गलत तरह के कामों में इन्वॉल्व ना हो। यही पर उद्देश्य है। और ये एक सतर्कता जो है एक दिन का 2 दिन का बात नहीं है, ये तो डेली हमेशा हमारी लाइफ में डेली अपनाना चाहिए। इसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं। बस इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। आ जाए आपको। ये एक ऐसा जो है समारोह है जिसमें हम आमने सामने हमारा जो है जितने भी जो तकलीफें हैं उसके बारे में आप लोग हमें बता सकते हैं और पॉलिसी के हिसाब से उसमें क्या कहाँ कुछ ज़रूरत से जो है कुछ परिवर्तन कर सकते हैं उसके बारे में हम सोच सकते हैं। वैसे ही हमारी तरफ से भी कुछ नए का समय समय से ये प्रोसीजर्स में जो है परिवर्तन लाते हैं। उन परिवर्तन को हम इम्प्लीमेंट करते समय भी कुछ जो है तकलीफें होते हैं वो उसके बारे में आपसे जो है हमें फीडबैक भी मिलता रहेगा। ये एक और एक जो है इसका उद्देश्य है। इस उद्देश्य को भी हम पूरा करने के लिए ये आपसे संगोष्ठी करेंगे। इसमें आप अपनी जो है जो तकलीफें हैं उसके बारे में बता सकते हैं, क्या योजना में क्या परिवर्तन ला सकते हैं, किसे क्या कर सकते हैं वो हम देखेंगे। जो नहीं कर पाएंगे वो ऊपर जो है भेजेंगे इसका देखने के लिए HO और आगे की जो है ये परिवर्तनों के कुछ शामिल कर सकते हैं नहीं करते हैं उसमें योजना बनाएंगे। ये है, ये एक चीज़ है जो मैं यहाँ कहना चाहूँगा। और कुछ समय तक हमें बीते हुए परिस्थितियों में कुछ हमने ऑब्जर्व किया है। यहाँ पे आप सबको जो है ये बताना चाहूँगा, चाहे ये MOS के हो या नॉन MOS के हो, जब कोई वर्कर प्लांट के प्रांगण में आने लगता है तो ये जरूर देखिए कि जो है वो बीमार तो नहीं है और रोज की रोटी की वजह से जो है बीमार होते हुए भी अंदर आके बाद में जो है कोई एक्सीडेंट संभावना का जो है निर्मूल करने की बाध्यता जो है और उसकी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है, आपके सुपरवाइजर पे है। इसे जरूर जो है ध्यान में लाइए। ये एक चीज़ है, मैं अलर्ट या जागरूकता का मैं जो एक अंश के विषय में जो मैं कहना चाहूँगा। विजिलेंस का मतलब है हर तरफ से आप विजिलेंट रहें। आपके घर में भी जो है क्या हो रहा है वो जानकारी रखें, ये विजिलेंस है। तो हम ये छोटी सी बात इसको भी जो है अपनाना चाहेंगे। और दूसरी बात, ये तो आपके लिए भी तकलीफ होगी, हमारे लिए भी तकलीफ होगी, उनके लिए भी तकलीफ होगी। तो एक और दूसरी बात ये है कि अभी हम कुछ
एमओएस के साथ सेटलमेंट करते समय जो है एक टर्म को रखी है, सारे एमओएस के वर्कर्स का जो है पंचिंग किया शुरू करना चाहिए। तो इस मामले में जो है मैं कहना चाहूँगा जिनके भी अधिकार क्षेत्र में है जहां अभी तक पंचिंग चालू नहीं हो पाया, पंचिंग की व्यवस्था का जो है शुरू किया जाए और ये दिसंबर 1 तारीख से जो है हम चाहते हैं कि जो है पंचिंग अमल हो जाए। तो इस ओर से भी जो है आप देखिए ये गेट एंट्री के बारे में 1-2 पीस जो है बहुत बहुमूल्य जो है परिवर्तन लाना है, हाँ आगे की है। और इस पे आपकी अपनी तरफ से क्या इन परिस्थितियों में क्या कष्ट है, क्या है, आप अपना इस गोष्ठी में बता सकते हैं। धन्यवाद। आपको तकलीफें नहीं है, जो आप प्रोसीजर्स में जो अच्छे चीज है उन्हें जो है हम कंटिन्यू करें, जिनको बंद नहीं करना चाहिए उनके बारे में आप बता सकते हैं। आगे कौन आएंगे बताइए। अभी एक सेट से शुरू करिए। आपके मन में जो सवाल है दे दो भाई। आपका कोई एमओएस वर्कर है आपका? आपका एमओएस नहीं है, किस कॉन्ट्रैक्ट? सुरेश दास। आप एक काम कीजिए, तो कॉन्ट्रैक्ट के नाम और रिप्रेजेंटेटिव आप उसमें क्या रिप्रेजेंट करते बताते हुए अगर कुछ है तो बताइए, नहीं तो सब ठीक है तो वो भी बता सकते हैं। एक एक करके बताइए। सुरेश चंद्र दास, सब ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? एआरएस पे एमओएस में वर्कर्स के हैंडल करता हूँ। तो पंचिंग चालू किए हो? फिंगरप्रिंट चल रहा है, बायोमेट्रिक ले रहे हैं। कब तक चालू होगा? 1 दिसंबर से तो चालू होगा मेरी बात का। 1 दिसंबर 15 नवंबर तक सबको आपको इंस्टॉल हो जाना चाहिए। तो आपका प्लानिंग कब तक है? अभी तक 15-20 तक कंप्लीट कर लेंगे बायोमेट्रिक से। हाँ, उसके बाद तो 1 तारीख से पंचिंग शुरू करेंगे। लोकेशन फिक्स हो गया? तो लोकेशन सर बताएंगे, वो लोकेशन सब गेट में लगाने के लिए। पूछा क्यों नहीं आप? मीटिंग में पूछे थे कि लोकेशन कहाँ लगाएंगे, वो बोले कि 15 तक बायोमेट्रिक कंप्लीट करो, उसके बाद हम बताएंगे लोकेशन कहाँ लगाएंगे। क्योंकि सर हमारे स्टोर में तो हो नहीं पाएगा ना सर। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। सर ऑर्डर कुछ रिलीज होने के लिए ज़्यादातर मैंने 15 से 20 दिन लग रहा है। बहुत परेशानी हो रहा है उससे। अगर एक्सटेंशन हो या क्वान्टिटी पे जो बिल लीगल से क्लियर होकर आपको पहुंच जाता है। ये रिलीज ऑर्डर्स लेट हो रहा है, इसकी वजह से एमओएस पेमेंट डिले हो रहा है। ये जो भी कार्यक्रम है आपको बिल पास कराने की जिम्मेदारी सब इंडेंटर का है। सर इलेक्ट्रिकल में भी होता है। इंडेंटर का फोन करके उनको पता करना है कहाँ बिल का क्या पेंडिंग है, आपको नहीं जाना। नहीं हम तो जाते ही सब कॉन्ट्रैक्टर से जाते हैं सब। ठीक है, हम अभी देखेंगे। आप एक काम करो, आपको जो भी पीओ नंबर जो है ना वो बता देना हमको। अभी बता सकते तो ठीक है, नहीं तो बाद में बता देना। आप चेक में आ जाना, ठीक है। मैं सर बोलता हूँ JNG इंजीनियर्स, हमारा कोई एमओएस से रिलेटेड नहीं है, कुछ भी हम पंचिंग सिस्टम कर रहे हैं। और बाकी ऐसा कुछ इशू नहीं है। जो छोटा मोटा आता है सर ऑफिस से आप लोगों से मिलने से छोटा मोटा इशू है, ऐसा कुछ बड़ा कहीं कुछ प्रॉब्लम आया नहीं है अभी तक सर। नहीं सर, कहीं सर परचेज कहीं सर ये जो GST बोर्ड हो गया, लेटर लिख के देना सर, GST रिलीज हो जाता है। जो ये सब प्रोसीजर है सर, गेट पास में कोई दिक्कत नहीं सर, अभी तक तो दिक्कत हुआ नहीं सर। बहुत अच्छी बात है। आपसे जो सुन के मुझे ये ऑनलाइन गेट पास कर जो भी है सर, जो भी इशू है सर, मैं इस प्लांट में 18 साल से हूँ सर, 18 साल से सेम कॉन्ट्रैक्टर के पास हूँ, बट आज तक ऐसा तो कुछ बड़ा इशू आया नहीं सर। ऑनलाइन गेट पास होता नहीं सर, कुछ हाँ ऑनलाइन ही होता है सर, अभी तो गेट पास ऑनलाइन ही है सर। JNG इंजीनियर्स। बहुत अच्छी बात है। पंचिंग शुरू करने जा रहे हो। हम कर दिया सर ऑलरेडी सर, 4-5 महीने से पंचिंग चल रहा है। धन्यवाद। जो नहीं कर रहे हैं इनसे जो है सीखिए भाई। सर हम लोग का भी नॉन-एमओएस पंचिंग चल रहा है सर, 1 साल हो गया। एक नॉन एमओएस का एमओएस नहीं कर रहा। एमओएस वाला तो सर यूनियन के डिपेंड है।
होने में सर हमारा भी कोचिंग चल रहा है। अच्छा, वही तो हम जानना चाहते हैं। आप अभी हम ये गोष्ठी इसलिए कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम होती है हम जाने, कैसे हम दूर कर सकते हैं उस चीज़ को। ये तो लक्ष्य ये है, पंचिंग सभी का होना चाहिए। अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, गेट पास में कुछ टाइम लग रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था। अभी ऑनलाइन में धीरे धीरे वो सॉल्व हो गया। अभी गेट पास का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जो हमारा पेंटिंग का काम चल रहा है, पेंटिंग में ऐसा है ना, जो स्ट्रक्चर है सर, जो स्ट्रक्चर है, स्टैंडिंग स्ट्रक्चर है, उसमें सर थोड़ा ग्रिट ब्लास्टिंग करने में प्रॉब्लम है। ग्रिट ऐसा चीज है जो कि वो कंक्रीट बेस होना चाहिए, बस उनका चारों तरफ फुल कवर होना चाहिए। ग्रिट जो ब्लास्टिंग करे, लूज मटेरियल में ब्लास्टिंग होना चाहिए ग्रिट में। उसका नीचे का पोजीशन है, ग्राउंड पोजीशन कंक्रीट होना चाहिए, और चारों तरफ जैसे कॉर्पोरेट सीट हो, नहीं तो जैसे सीट हो, सीट में चारों तरफ कवर होके जाके ब्लास्टिंग होना चाहिए। जैसे हमारा वो स्ट्रक्चर में आप डिपार्टमेंट ने जो निकाल रहे ग्रिट है, उसमें ब्लास्टर को थोड़ा तकलीफ है। प्लस स्कैफोल्डिंग ऊपर खड़ा होकर ग्रिट को ब्लास्टिंग करना बड़ा प्रॉब्लम है। ये तो आपका जो है टेक्निकल पॉइंट है थोड़ा सा। जी सर, मैं आपके जो है कंसर्न इंजीनियर से हम लोग भी बात करेंगे, आप भी बात करेंगे, तो इसको किस तरह से कहाँ पर यूज करना है सर। नहीं, एक तो चीज़ ये देखिए, स्पेसिफिकेशन जो बताया जाता है वो रिक्वायरमेंट है हमारे। ये वो तकलीफ है या आसान है वो तो बात की बात है, हमें रिक्वायरमेंट है, वो नहीं करेंगे तो दोबारा होगा, इस तरह का है ना। तो इस पर जो है पूरा जो है इसे परिवर्तन करने के लिए सक्षम तो जो है जिन्होंने स्पेसिफिकेशन दिया है वही है। लेकिन मैं हम ये समझना चाहूँगा, तकलीफ है तो उससे जो है हटाना जो है इतना उचित नहीं है। उससे जो भी आपका जो है किस रूप से कर सकते हैं अल्टरनेट जो है उसको, लेकिन करने के लिए आप देखिए, क्योंकि वो अनिवार्य है, तभी जो है इंडेंटर जो है स्पेसिफाई किया है। तो स्ट्रक्चर कोलैप्स होगा, वो बाकी आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। वो नहीं होने के लिए है, वो उसी कार्य के लिए ये पेंटिंग के स्ट्रक्चर का तो ब्लिस्टर्स तो निकालनी पड़ेगी। दूसरे अगर ये जनरल सवाल हम ले रहे हैं, स्पेसिफिक नहीं है, जनरल ले रहे हैं। अगर किसी को जो है ऑनलाइन गेट पास करने में तकलीफ है तो हाथ उठाइए आप सब, क्योंकि 100% ऑनलाइन गेट पास में नहीं हो पा रही है। तो मैं समझता हूँ जो ऑनलाइन गेट पास नहीं कर रहे, जरूर उनको जो है कुछ समय लग रहा होगा, 5 से 7 दिन लग रहा होगा। तो वो कहीं किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए, या जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनको कोई तकलीफ है तो बताइए। ऑनलाइन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर। एक्चुअली क्या, जैसे कोई चला जाता है, 1 महीने का पास मिलता है, उनको हम रिमूव करना चाहेंगे तो नहीं हो सकता। तो एनवायरमेंट डालेंगे सर, रिज्यूम करके इस तरह कुछ मतलब किसी का पुलिस वेरिफिकेशन खत्म हो रहा है। हाँ, पुलिस वेरिफिकेशन उसको एडिट करने में सर ऑप्शन कुछ नहीं आता। पुलिस करते हो भाई, 10 दिन में कंप्लीट करेंगे इसको, बारिश में सब चलेगा सर। जैसे कि हमको आज ये काम करना है, टारगेट देते हैं, तो उस दिन आदमी नहीं आएंगे तो वो टारगेट में कंप्लीट नहीं हो पाता है ना। मैं वो क्या बोल रहा हूँ, उसको आपका कॉम्पिटिशन पीरियड में ऐड तो करके रखो ना, अब जो कोड करके बारिश में इतना दिन लॉस होगा मैं बताता हूँ। पारादीप है, पारादीप में जो है बारिश तो है अनप्रिडिक्टेबल है, कब बारिश होता है कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन ये अभी तक जो देखा गया है, जून जुलाई से शुरू होता है, करीब करीब जो है नवंबर एंड तक तो बारिश होती है, जून से, और नवंबर से आप मान लीजिए अप्रैल तक पूरा ड्राई रहता है। तो नवंबर से अप्रैल पीरियड में आपको कोई भी काम रुकना नहीं चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है, नवंबर में भी होता है, दिसंबर में भी होता है, डिलेस होते हैं।
और इसके लेते हुए क्या होगा, आपका जो है आर्डर को जो है अमेंडमेंट करने की बहुत बार ज़रूरत पड़ती है। तो ये अमेंडमेंट करने से क्या है, आपको भी तकलीफ है, हमको भी तकलीफ है, दोनों तरह से तकलीफ है। हमारे जो है जो टारगेट्स पूरे नहीं होते टाइम पे, आपके भी ओवरहेड्स जाएंगे। तो आप ये देखिए, जब आप कोर्ट जैसे ये बता रहे हैं, कोर्ट करते समय इस बात का भी जो है आप अपना ध्यान दें, जो बारिश के होने वाले पीरियड का कैसे आप कर सकते हो वो देखिए। आप कोटेशन कब आपको मिलता है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, जब वो पीरियड देखते हुए आप कोट करेंगे तो ये आप टैकल कर सकते हैं। क्योंकि जो है नवंबर से जो है आप मान लीजिए अप्रैल तक तो कोई बारिश से इतना खास बारिश नहीं होती है। जून से शुरू होता है और वो नवंबर तक तो होता ही है। नवंबर में कुछ कम होता है, कभी कभी दिसंबर में भी होता है। तो आप जून से अक्टूबर तक का जो पीरियड उस तरह से सोच के कर सकते हो आप। ये वही चीज़ ये बता रहे हैं। ठीक, जो है ना, अगर या तो आप कैंसिल करा, मान लीजिए किसी का आपका एक जी सर, विलास कुमार साहू जो अनाथ इंजीनियरिंग, हमारा जो एमओएस चला रहा था वो ख़त्म हो गया, उसका एरियल फेरियल पूरा पेमेंट हो गया और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये कि इधर एक जनरल पॉइंट में बताना चाहूँगा, जिन जिन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है और उनके गाड़ियाँ अंदर ना आना चाहिए भाई। ये तो हमने ऑब्जर्व किया। हाँ ठीक है, आप इसीलिए मैं तुरंत वो बोल रहा हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट रेन्यू नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट दूसरा नहीं है, आपका कोई काम नहीं हो रहा है, तो वो ये ध्यान दीजिए कि आपका गाड़ी कोई नहीं आया अंदर। इसको पारादीप का पूरा प्रबंधन अभी आपके समक्ष है। आज यदि कोई क्वेरी या कोई समस्या नहीं पूरी हो पाई आपकी, तो आप सब लोगों से इंडिविजुअली जाकर मिल पा सकते हैं। यदि और कोई सुझाव आपका हो तो हम हमेशा इसके लिए ओपन हैं। और आप सबके यहाँ आने का, सर आप लोग सभी लोगों के यहाँ समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आप सभी का। और ये कहना चाहूँगा कि अब क्योंकि ये सतर्कता जागरूकता सप्ताह है, हम सबका यहाँ आने का एक उद्देश्य था, तो बस यही कहूँगा कि सभी लोग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और मिलकर इस संस्था को आगे बढ़ाएं और राष्ट्र निर्माण में अपना सहभागिता प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। गलत राह अक्सर हमें आकर्षित करती है, लेकिन पहुंचाती कहीं नहीं है। अगर हम इतिहास उठाकर भी देखें तो पाएंगे जो लोग महान हुए, जिन्होंने इस देश को, दुनिया को नई दिशा दी, उनमें एक बात समान थी और वो थी उनकी नैतिकता और सिद्धांत। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि ये बातें हमें अपने स्कूल कॉलेजों की किताबों में पढ़ाई तो जाती हैं, लेकिन ये हमारे आचरण में नहीं ढलती हैं। सोचिए, इस देश की प्राचीन इमारतें जितनी भव्य हैं, उतनी ही पुरानी भी हैं। उन बड़े बड़े पुलों पर, रेल की पटरियों पर नजर डालें, जो आज तक उसी हाल में है। वजह सिर्फ एक ही है, इन्हें बनाते वक्त ईमानदारी की ईंट का इस्तेमाल हुआ। इसे सिद्धांतों के सीमेंट से बनाया गया और भ्रष्टाचार की दीमक इसे कभी नहीं लग पाई, इसलिए ये आज तक वैसी की वैसी खड़ी हैं। यही व्यवहार अगर स्कूल के दौरान ही हमारे अंदर आ जाए, हमें कुछ भी गलत लगे या दिखे तो उसके खिलाफ हम आवाज उठाना सीखें, तो इस देश की मजबूती को कोई टक्कर नहीं दे सकता है। Education must not only help student earn a living, but it must learn how to live first. Someone asked French philosopher Blaise Pascal, "Give me your brains and I'll be a better person." To which Pascal replied, "Be a better person first and you'll automatically get good brains." In my opinion, education must equip our students first with the fundamental traits of sincerity, dedication, hard work and respect for rules. This, combined with other characteristics like compassion, help for others and respect for all,
will help us create an ideal society. सवाल ये उठता है कि इसे हम किस तरह लागू करें। बहुत आसान तरीका है। अगर इंसान अपनी जिम्मेदारी समझ ले, हर चीज, हर जानकारी अपनी जगह पर उपलब्ध हो और ईमानदारी से चेक हो, तो भ्रष्टाचार को आसानी से खत्म किया जा सकता है। To students in particular, you are the future, but you are also the guardians of the present. We must be honest, we must be true, not only in our lives, but in our institutions, in the community, and we must spread this message to the people around us. Vigilance is important, and it is the duty of every citizen to promote it, to rid this country of the social evils, of corruption, of activities that prevent us from achieving our true potential. अगर हमें हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो हमें मिलकर कदम उठाना होगा। हमारे इकाई में 2 दिन के लिए जो 11th एंड 12th है, उसमें विजिलेंस अवेयरनेस ड्राइव हम लोग बना रहे हैं एज पर HO गाइडलाइंस। इसमें हमारी थीम दी हुई है कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी फॉर नेशंस प्रॉस्पेरिटी। एंड आज जो हमारा क्विज का प्रोग्राम होगा, एक्चुअली चारों तरफ बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। मॉर्निंग में हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए प्रोग्राम होता है, अवेयरनेस प्रोग्राम। अभी बच्चों के लिए स्कूल में अभी शायद चल रहा है हमारा ड्राइंग कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन। तो एक हम लोग ने सोचा कि महिलाओं के लिए भी, जैसे लास्ट टाइम हमने क्विज किया था, तो आप लोग इतने एंथुसियास्टिक हैं, तो एक प्रोग्राम आपके लिए भी रखा गया है। एंड उम्मीद है इस बार हमको बहुत अच्छा लग रहा है। सारी रो जो हमारी है पूरा कंप्लीटली कवर हो गई है, तो हम चाहते हैं आप सब अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। एक कुर्सी बची हुई है, हम गुजारिश करेंगे पटनायक जी प्लीज उस पर बैठ के आप भी उसको प्रॉपर कवर कर लीजिए। कंप्लीट लगेगा अब आपकी हो, तो आप बैठ जाइए ना। हाँ, तो वेरी नाइस। एंड अब हमारे बीच आदरणीय महिलाएं हमारी जो है, प्लीज हम उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे, मिसेस राज, मिसेस मूर्ति, मिसेस ओझा, मिसेस यादव जी, प्लीज आप कृपया हमारे मंच की शोभा बढ़ाने के लिए थोड़ा जोरदार तालियां के लिए सभी निकाल के हमारे बीच आए हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड आप पार्टिसिपेट भी करेंगे प्लीज। अच्छा, ओके। ये कुछ और हाँ, एक वो तो चलो एक्सेप्शनल कैटेगरी, नहीं इधर इन मैडम की बात हम लोग कर रहे हैं, आप चारों पार्टिसिपेट भी करेंगे। क्विज के बारे में हम थोड़ा सा बाद में आपको डिटेल्स बताएंगे। पहले हम चाहते हैं जो हमारा ड्राइव यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, आयोजित किया गया है, उसके बारे में थोड़ा विवरण देने के हम पांडे जी जो हमारे विजिलेंस ऑफिसर हैं, उनके लिए भी कृपया जोरदार तालियां। सबसे पहले तो मैं इसको ज्योति लेडीज क्लब की प्रेसिडेंट मैडम राव को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इतनी महिलाओं को यहाँ पे बुलाया। मैंने तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे 2-4 ही आएंगी। महापत्रा साहब से मेरा बात हो रहा था, वो भी डाउट थे कि मैं सब 5-6 आएंगी। फिर हमने एक मीटिंग रखा लेडीज क्लब के साथ और राहुल बिल्कुल है, अच्छा लग रहा है। छूट जाए दौलत तो कोई कम नहीं, छूट जाए दौलत तो कोई कम नहीं है, पर छूट जाए ईमान तो फिर जीवन में कोई कम नहीं। यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित महिलाओं को मेरा नमस्कार। आप सभी इस विजिलेंस अवेयरनेस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मुझे आज आप सभी से विजिलेंस अवेयरनेस के इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने का अवसर मिला है। विजिलेंस का मतलब केवल भ्रष्टाचार को रोकना नहीं है, बल्कि हर उस गतिविधि के प्रति जागरूक रहना है जो हमारे समाज, हमारे परिवार, हमारे संस्थान को प्रभावित कर सकती है। आप सभी महिलाएं परिवार, समाज और देश के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। आप सभी न केवल अपने परिवारों का हिस्सा हैं, बल्कि इफ्को परिवार की भी एक अहम सदस्य हैं। आपके पति यहाँ कार्य करते हैं, लेकिन उनका समर्थन और प्रेरणा आप लोग। विजिलेंस अवेयरनेस में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। आपके साथ और सहयोग से ही आपके हस्बैंड अपने कार्यों को ईमानदारी और निष्ठा के साथ पूरा करते हैं। विजिलेंस एक ऐसा मूल्य है जो हमें सिखाता है कि किस प्रकार सही और गलत में भेद करना है। यह न केवल कामकाज में
बल्कि हमारे पारिवारिक जीवन में भी आवश्यक है। जब हम नैतिक और ईमानदारी की बातें अपने घर पे करते हैं तो हम अपने बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों को सही मार्ग दिखाते हैं। जैसा कि देखा गया कि हम लोग घर में जैसे बात करेंगे हमारे बच्चे वैसे ही सीखते हैं। मैं जब छोटा था तो एक ऐड आता था निर्मा वाशिंग पाउडर का कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। आजकल ऐसा है कि उसके घर में मेरे घर से ज़्यादा सामान कैसे है, बच्चे कैसा पसंद करते हैं। भ्रष्टाचार केवल आर्थिक नहीं होता, बल्कि जब हम अपने आसपास किसी भी गलत कार्य को करते देखते हैं तो वो भी एक तरह का भ्रष्टाचार है। अगर आप किसी चीज़ को अनदेखा करेंगे तो वो भी एक तरह का भ्रष्टाचार है। अगर आपके बगल में कुछ गलत हो रहा है, अगर आप उसके बारे में नहीं बोलेंगे तो कल को कब आपके साथ हो। इसलिए हमारी ये ड्यूटी, हमारा दायित्व है कि हम उसके बारे में लोगों को बताएं। यदि हम सब अपने स्तर पर सतर्क रहें और अपने परिवार व समाज में नैतिकता का आदान प्रदान करें तो हम एक सतर्क और जागरूक समाज के निर्माण कर सकते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है, यदि आपको कभी किसी गलत गतिविधि की जानकारी मिले उसे साझा करने से पीछे नहीं हटें। आपका यह कदम न केवल इफ्को के लिए बल्कि हमारे समाज के लिए भी प्रेरणादायक रहेगा। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम अपने परिवार और समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आप सभी का सहयोग इफ्को की इस सतर्कता मुहिम में अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आप लोग का विवरण देते हुए सटीक शब्दों से विजिलेंस की ड्राइव के लिए जो ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, अनुशासन, ये सब जो शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, बहुत ही आभार पांडे जी आपका। एंड उन्होंने जो महिलाओं के लिए प्रमुखता दी कि यू आर द बैकबोन ऑफ योर फैमिली, योर हस्बैंड, योर चिल्ड्रन, तो पांडे जी के लिए कृपया जोरदार तालियां। अब हम सब महिलाओं को और थोड़ी प्रेरणा और मोटिवेशन देने के लिए हम आमंत्रित करेंगे मिसेस बर्थ को। मैडम प्लीज आप भी अपने शब्दों से थोड़ा सा सबको एनकरेज करें ताकि क्विज में जो सबका जोश है दुगना हो जाए प्लीज। Good evening, everyone. Dear Mrs. Mukti, Mrs. Yadav, Mrs. Oja, all seniors, and all the lovely ladies present over here. मैं सबका धन्यवाद करती हूँ पहले कि इतने सारे लेडीज यहाँ पे योगदान करके इस नंबर को जो मैं देख रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पांडे जी का जो रिक्वेस्ट था कि हमारे लेडीज थोड़ा और सक्रिय होके इस प्रोग्राम में अपना योगदान दें और मुझे सक्सेसफुल दिख रहा है, तो मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करती हूँ। हालांकि मुझे लगता है कि और भी लेडीज को आना चाहिए ऐसे प्रोग्राम में। टाउनशिप हमारी काफ़ी बड़ी है और लेडीज को मैं बहुत नंबर्स में मैं देखती हूँ बाकी सब प्रोग्राम में आते हुए, चाहे वो कोई कल्चरल प्रोग्राम हो, चाहे मंदिर का प्रोग्राम हो, सब में आते हैं। लेकिन जब कभी कोई अवेयरनेस की प्रोग्राम की बात आती है तो थोड़े से पीछे हट जाते हैं। अगर आप अपने अगल बगल अड़ोस पड़ोस में भी अगर इस चीज़ को डिस्कस करें अपने फ्रेंड्स के साथ कि ऐसे प्रोग्राम में आना चाहिए, तो मुझे लगता है कि नंबर शायद और भी बढ़ेंगे। या आगे आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए कि अपने फ्रेंड्स को लेके आइए साथ में। कुछ तो करना नहीं है यहाँ पे, आप बैठ के कुछ सीख सकते हैं। बस यही एक है कि आप कुछ नया और सीख सकते हैं। तो आगे मैं आशा करती हूँ कि आप अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ावा दें। आते हैं आज की इस संध्या पर बिजनेस अवेयरनेस वीक, या जो भी सतर्कता जागरूकता हिंदी में कहा जाता है। तो आप सबको शायद ये भी लगता होगा कि विजिलेंस अवेयरनेस में हम हाउसवाइफ्स का क्या काम है, क्योंकि नॉर्मली विजिलेंस जॉब से रिलेटेड होता है, देश की किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है। लेकिन जैसे पांडे जी ने कहा, ये हमारी जो महिलाएं हैं समाज के गठन में, देश के गठन में एक अहम भूमिका निभाती है। हम अपने बच्चों को तैयार करते हैं आगे की जनरेशन के लिए, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम लोग को जागरूक होना कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ
कैसे अपना कदम उठाए, अपने बच्चों को ऐसे हम परवरिश दें, अपने बच्चों के अंदर ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे वैल्यूज दें जिससे कि वो आगे जाके एक सतत जागरूक नागरिक बन के खड़े रहें। महिलाओं को जागरूक करने से एक परिवार संगठित होता है, परिवार में हस्बैंड होते हैं, बच्चे होते हैं। अगर हम महिलाएं उनको सही दिशाएं दिखाएं तो एक परिवार से शुरू होके, परिवार से एक छोटे से समाज में आता है, समाज से एक बड़े राज्य में आता है, राज्य से देश में जाता है। हमारी भूमिका सबसे अहम है। पहले अपने आप को ये समझाइए कि हमारी भूमिका बहुत अहम है इसमें, क्योंकि हम बच्चों को तैयार करते हैं। बच्चे ही आगे जाके बड़े होकर इस देश में फैलते हैं, इस देश में जॉब में जाते हैं, सरकारी संगठनों में जाते हैं। तो बच्चों को तो हम माँ से ही सही शिक्षा मिलनी चाहिए। तो हमारी भूमिका इसमें अहम है। हम नॉर्मली हम ये क्या चीज है इसके ऊपर ज्यादा हम लोगों को ज्ञान भी नहीं होता है, मोस्टली लेडीज को, कि सतर्कता जागरूकता होता क्या है। हम अपने घर में बच्चों को ये शिक्षा दें कि सही तरीके से सही रास्ते पर चल के कैसे आगे बढ़ा जाए। ये होता है सतर्कता। बच्चों को गलत दिशा में जाते हुए हम अगर रोक पा रहे हैं, उनकी कैरेक्टर जो होता है उनको हम बचपन से तैयार करते हैं, वही सतर्कता है। बच्चा कहीं गलत काम ना कर रहा हो, बच्चा को कहीं ये ना दिख रहा हो कि इजी कहाँ से हो रहा है, मैं ये गलत रास्ता, ये शॉर्टकट ले लूं तो ये इजी हो जाता है मेरे लिए। ये चीज अगर ये बच्चे के दिमाग में आ जाता है तो वो आगे जाके अपने जो भी जॉब करे, चाहे कहीं पढ़ाई करे, हर जगह वो अपना वही शॉर्टकट ढूंढता रहता है, और जो भ्रष्टाचार की तरफ हम लोग को खींच के लेके जाता है। सबसे पहली बात, बच्चों को एक दिशा दिखाना। भले ही शॉर्टकट आपको खुशी दे दे, लेकिन आगे जाके आप उसमें फंसने वाले हो। ये चीज की ज्ञान हम माएँ ही दे सकते हैं बच्चों को। बच्चों को यही सिखाना है कि भले ही आपको मुश्किल हो, लेकिन सही रास्ता पकड़ के सही जगह पे जाना है। ये चीज हम लोग को जागरूक करना है बच्चों को। हस्बैंड से भी आप, ये नहीं है कि हस्बैंड जॉब कर रहे हैं तो वो जो करे वो हम साथ दे दें उसमें। आप उनका भी विरोध कर सकते हैं अगर कहीं पे कुछ गलत दिख रहा है। यही हमारी ड्यूटी है। ये अक्सर महिलाएं भूल कर जाती है, ये गलत उनके अंदर एक थिंकिंग रह जाती है कि हस्बैंड को हम कुछ बोल नहीं सकते, वो जो करेंगे करेंगे। लेकिन आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी होती है अपने हस्बैंड को भी सही दिशा दिखाना, तभी जाके परिवार में सब कुछ सही चलता है। इसलिए ये भूमिका जो बोलती हूँ ना मैं कि अहम है, कि यही है कि आप हस्बैंड, बच्चे, सबको आप सही दिशा दिखाएं, तभी एक परिवार, एक समाज जो है सुदृढ़ बनकर निकलता है। आपने वाल्मीकि की कहानी सुनी होगी। वाल्मीकि को अपने परिवार ने ही छोड़ दिया कि जब गलत काम वो कर रहे थे, लाके दे रहे थे, तब नहीं, तब वो लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे थे। लेकिन जब वो उसकी सजा भुगतने निकले, तब परिवार ने उनका साथ छोड़ दिया। ये यही दिखाता है कि जो कर्म करता है उसको अगर दिखाना है सही दिशा, तो यही है कि उनका साथ छोड़ो, हम नहीं कर सकते, तब वो इस चीज से दूर हो सकते हैं। अगर हम जो भी है उनका साथ देते रहेंगे तो इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकल के आएगा। जितना चादर उतना पैर फैलाना हमने सुना है। अब सब अपने लाइफ में उसी को मान के चलिए, जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाइए, तब कोई ज्यादा चीज की आशा नहीं रहेगी, और ना ही भ्रष्टाचार, ना ही ये शॉर्टकट वाला रास्ता, ये सब कुछ नहीं आएगा। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि अपने अपने परिवारों में, अपने समाज में भी, हम जहाँ भी बैठते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में, इस चीज को ध्यान रखिए, अपने प्रिंसिपल्स पे रहिए, अपने एक नियम बनाइएगा। जीवन का एक नियम होना चाहिए कि मैं ये गलत काम नहीं करूंगी और ना ही किसी को करने दूंगी। इसी को पॉलिसी बनाएंगे तो कभी कोई गलत काम होगा नहीं। हम यहीं से शुरुआत कर सकते हैं। अगर सब मिलके करें तो वो जाके समाज में फैल सकता है। तो मैं आप सबको फिर से धन्यवाद देती हूँ। आपका ज्यादा समय नहीं लेती हूँ क्योंकि आप सबको क्विज देना है, अभी प्राइजेस भी मिलने वाले हैं। तो मैं आप सबको फिर से धन्यवाद देते हुए
यही आशा करती हूँ कि हम एक अच्छे सुदृढ़ सतत जागरूक समाज के गठन करेंगे। धन्यवाद। Puja Kohli. Yes. सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। यस। हम लोग सब पारादीप में रहते हैं। हाँ, laid the foundation stone for Paradip Port and when? Paradip Port का foundation stone पंडित जवाहरलाल नेहरू 1962 में। डेट दे सकते हैं बट स्टिल दे सकते हैं तभी। हाँ एक सेकंड आपको देंगे तो एक मिनट और पूछना है। विजिलेंट है आप लोग। व्हाट इज द थीम ऑफ विजिलेंस ड्राइव दिस ईयर? कितने कम हाथ है, कितने कम हाथ है। प्राइस नहीं है फिर भी हाथ सोच सोच के उठ रहे हैं। इसलिए मैं इसमें प्राइस नहीं है। थीम बिल्कुल आपके सामने लिखी हुई है। चलिए नेक्स्ट। सिक्योरिटी फायर एम्बुलेंस के इमरजेंसी नंबर मैं आधा हिंट दे दिया। फायर के 101, मेडिकल साइड 100। नो प्रॉम्प्टिंग। आपको आता है वो हाथ ऊपर करो। तीनों चाहिए, तीनों बिट्स। मैम आप लोग अभी सबको आना चाहिए। सिक्योरिटी फायर एम्बुलेंस तीनों इमरजेंसी नंबर। यार आपको का नहीं, आपको अभी नहीं। हाँ देंगे, एक मिनट सबको चांस मिलेगा। यस एक 108 किसका है? और किसी को ये चीज तो आपको आनी चाहिए। इतने अलर्ट हमें मिसेस बात ने इतना इंपॉर्टेंस दिया। लेडीज ऑफ द फाउंडेशन बोलना चाहिए। कौन क्लास में बता दी। हाँ सर 100 होगा एम्बुलेंस का, 100 है कॉलेज में इमरजेंसी में, इमरजेंसी एम्बुलेंस। इमरजेंसी के 3 नंबर में बता दूं। सिक्योरिटी फायर एम्बुलेंस तीनों के नंबर से। हाँ फायर के 101 और एम्बुलेंस के 100 और उसका इमरजेंसी इसका नहीं पता है। अभी और कोई है? अब नेक्स्ट पर्सन। हाँ सिक्योरिटी का 100 और फायर का 101, एम्बुलेंस का 102। यस। कंसोलेशन डे, ईयर, डेट, मंथ। पूरा हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे को। 1967 ईयर प्लीज मत प्रॉम्प्ट करके ये नहीं इनका आपको मिला है। चलो इधर 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 आना चाहिए। इधर ये बहुत इजी है। 3 नवंबर 1957। ये नंबर ये भी क्वेश्चन पूछता है। मैं बहुत सिंपल करता हूँ। आपको आजाद हम लोग चल रहा है बस में। बहुत इजी है, बहुत इजी है।
ये आपको ये आपका है ना? हाँ। सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन। आप सही जा रही हैं, सही जा रही हैं। थोड़ा सा इधर हो गया। नहीं सोशल इन्वेस्टिगेशन और भाई सिक्योरिटी है। उसकी गाड़ियाँ हम लोग देखते रहते हैं, हिंट दे दिया। पेट्रोलिंग करता है। सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन सर्विस। नहीं, एक मिनट आप ऐसे प्लीज बोलिए, आएंगे 2 मिनट। हाँ, पटनायक जी हाथ में उठाना दे सकते हैं। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस। सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज दे देंगे प्राइस। चलिए, हम लोग मैक्सिमम सब लोग व्हीकल चलाते हैं। स्पीड लिमिट कितनी है इफको टाउनशिप के आगे? पूरा बोलिए क्या? एक मिनट, कोई गेस्ट नहीं है। हाँ एक मिनट प्लीज 20 किलोमीटर। हाँ पूरा बोलिए, और भी आगे रहता हूँ। इस 20 किलोमीटर स्पीड लिमिट 2 व्हीलर्स। और कुछ फॉर्म है वो पूरा कंप्लीट करिए। पूरा यूनिट का साथ। नहीं बहुत इजी, इसलिए कंप्लीट चाहिए। थोड़ा सा और जरा सा एक वर्ड डालना है। एक सेकंड 20 किलो पर आवर। 20 किलो पर आवर। 20 किलो 20 मीटर पर आवर। ज़्यादा आसान हो गया, इधर गड़बड़ हो रहा है। 20 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा इधर ही आएंगे। मैम आप दोनों के लिए मेन, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। नेम द ट्री रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय श्रीमती रेखा अवस्थी मैडम नियर इफको कॉर्डेट। कौन सा ट्री मैडम अवस्थी जी ने अभी कॉर्डेट प्रीमिस है वहाँ पर उन्होंने लगाया? आम बगान हम लोग खुद लगाए। और थोड़ा डीपली सुंदरी जो यहाँ का है, और केसर भी लगाया था मैडम ने शायद, और इसके अलावा एक और जो है यहाँ का वो पूरा हिस्ट्री है। यहाँ का है वो क्या नाम है? अच्छा ये दो चलिए जोरदार तालियां। अब कोई भी बताइए प्लीज, विजिलेंस हेड ऑफ ओडिशा अभी कौन है? आपको मिल चुका है पूरा नाम यशवंत कुमार। हाँ और किसी को थोड़ा जरा सा और ज़्यादा नाम रह गया, दे सकते कोई नहीं। यशवंत कुमार देवा हाँ दे बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर यूनिट। अच्छा अभी कोई यूनिट गेसेस करके नहीं बताइए। हाँ बताइए आ जाइए रूम खोल के। हाँ अरे पहले यूनिट पहले जो बायोटेक्नोलॉजी CVC related. Which committee recommends to establish CVC in India? स्टार्टिंग में किसी कमेटी ने रिकमेंड किया कि CVC होना चाहिए। जिनको नहीं मिला
आस्थानम कमेटी, ईयर थोड़ा आता है 1960, थोड़ा सा पास में है, जरा सा 1964। नहीं Which year RTI Act was passed? RTI Act किस साल में पास हुआ था? इजी है। एक मिनट और इधर कोई नहीं, इधर भी कोई नहीं आता है। एक सेकंड, आपको मिल गया, आपको मिल गया, आपको भी मिला। अच्छा तो फिर कोई भी ट्राई करिए, कौन से ईयर? 2005। वो कॉन्सुलेशन डे कब मनाया जाता है? एंटी करप्शन डे। बोल दो अब ऋतु कर एंटी कुछ नहीं आता एंटी करप्शन डे तो वो उधर देखिए नहीं तो इस साइड इधर लोग को भी नहीं हर साल कब मनाया जाता है? क्या नहीं आता 9 दिसंबर। यस यस 9 दिसंबर। कौन से स्टेट्स हैं आरटीआई से एक्सक्लूडेड है? आरटीआई एक्ट से एक्सक्लूडेड है। मैं हिंट दे रही, हाँ एक स्टेट है, यस, इंडियन स्टेट एक्सक्लूडेड फ्रॉम आरटीआई। नहीं आपको मिला, आपको मिला, और कोई? नहीं गुजरात में सारे स्टेट पता नहीं रहते, इसलिए है आपको। यस वाह, ग्रेट। 2-3 क्वेश्चन आरटीआई के हो गए। आरटीआई का फुल फॉर्म, आरटीआई का फुल फॉर्म बहुत इजी है। यस, राइट टू इंफॉर्मेशन। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। आओ हम शपथ लेते हैं, हम भारत के लोक सेवक सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने कार्यकलापों के प्रत्येक क्षेत्र में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। हम ये भी प्रतिज्ञा करते हैं कि हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से भ्रष्टाचार उन्मूलन करने के लिए निर्बाध रूप से कार्य करेंगे। हम अपने संगठन के विकास और प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहते हुए कार्य करेंगे। हम अपने सामूहिक प्रयासों द्वारा अपने संगठनों को गौरवशाली बनाएंगे तथा अपने देशवासियों को सिद्धांतों पर आधारित सेवा प्रदान करेंगे। हम अपने कर्तव्य का पालन पूर्ण ईमानदारी से करेंगे और भय और पक्षपात के बिना कार्य करेंगे।